रियल एस्टेट मार्केट हो या फिर शेयर मार्केट, दोनों में पैसा कमाने की अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ हैं। रियल एस्टेट और शेयर मार्केट दोनों सिमिलर कंसेप्ट पर काम करते हैं। दोनों तरह के मार्केट्स में पैसा कमाने से ज़्यादा मुश्किल पैसा बचाना है। बाज़ार अनलिमिटेड है लेकिन हमारी पॉकेट्स में पैसा लिमिटेड। ये दोनों ही तरह के बाज़ार अर्श से फर्श पर और फर्श से अर्श पर लेकर जा सकते हैं। ज़रूरत है तो सिर्फ इनमें इन्वेस्ट करने के फंडामेंटल्स को समझने की। अगर आप इन फंडामेंटल्स को समझकर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं तो आप अपना पैसा बचाने के साथ साथ बड़ा पैसा बना भी सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम रियल एस्टेट और शेयर मार्केट के कुछ सिमिलर फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे, जिससे आपको एक बेहतर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में हेल्प मिलेगी। आज हम ऐसे 5 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो दोनों ही तरह के बाज़ार के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट और ज़रूरी है। हमारे सबसे पहले फंडामेंटल की अगर हम बात करते हैं तो उसमें आता है लोकेशन। रियल एस्टेट में सबसे ज़रूरी चीज़ जो देखी जाती है वह होती है उस प्रॉपर्टी की लोकेशन। जितनी लोकेशन अच्छी उतना ही प्रॉपर्टी का प्राइस हाई। घनी बसावट या शहर के बीचों बीच प्रॉपर्टी के प्राइस सबसे ऊंचे देखने को मिलते हैं। वहीं रिमोट एरियाज़ की तरफ अगर अपने चलते हैं तो उतने प्राइस कम होते चले जाते हैं। अब शेयर मार्केट में अगर लोकेशन की बात करें तो वह होता है उस पर्टिकुलर शेयर का सेक्टर, जैसे कि बैंकिंग, फाइनेंस, आईटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एफएमसीजी। देश में जिस सेक्टर में खपत ज़्यादा होगी उस सेक्टर के शेयर्स के प्राइसेस बढ़ने की संभावनाएं उतनी अधिक होंगी। हम में से अधिकतर लोग शेयर का सिलेक्शन सिर्फ उसके ब्रांड नेम की पहचान से ही कर लेते हैं और उसके पीछे उस सेक्टर की पहचान नहीं करते, जो कि बाद में बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। तो हमने समझा कि किसी प्रॉपर्टी के लिए सबसे पहले लोकेशन देखना ज़रूरी है और वहीं शेयर के लिए सबसे पहले उसका सेक्टर देखना ज़रूरी है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, जो कि है फेयर वैल्यूएशन। किसी भी चीज़ की वैल्यूएशन सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से समझें या फिर हमारी रूटीन लाइफ में होने वाली सभी स्पेंडिंग्स के नज़रिए से। हर एक प्रोडक्ट या सर्विस का अपना एक प्राइस होता है, जिसे हम सस्ता या महंगा भी बोल सकते हैं। फेयर वैल्यूएशन को इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी शहर से कुछ दूरी पर ख़रीदने के लिए सोचा, जहाँ कंपैरेटिवली प्राइस कम है, जहाँ से आपका ऑफिस तो दूर है लेकिन आपको अपने बजट में एक अच्छा और बड़ा घर रहने के लिए मिल रहा है विद ऑल बेसिक अमेनिटीज़। तो आपके दिमाग में ये आया कि इतने साइज़ का घर अगर मैं शहर के बीचों बीच लेता तो शायद मेरे बजट के हिसाब से काफ़ी छोटा घर आता, जिसमें आपकी फैमिली और आप अच्छे से नहीं रह पाते। फिर आपने उस प्रॉपर्टी के आस पड़ोस में भी प्राइस की इंक्वायरी की, कुछ आपने प्रॉपर्टी की ब्रांड एग्जिस्टेंस को भी कंसीडर किया और अंत में सभी तरह के प्लस माइनस लगाकर अब आपने जो इस प्रॉपर्टी का प्राइस पे किया वो आपका वैल्यू फॉर मनी या फिर फेयर वैल्यूएशन है। मीन्स आपको कितनी ज़्यादा से ज़्यादा उस प्रॉपर्टी से वैल्यू मिल रही है, वही आपका फेयर वैल्यूएशन कहलाएगा। अब शेयर मार्केट में फेयर वैल्यूएशन की बात करें तो शायद इससे ज़्यादा ज़रूरी कोई भी फैक्टर नहीं है शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने का। मशहूर इन्वेस्टर वॉरेन बफे ने कहा था कि किसी अच्छी कंपनी के शेयर फेयर वैल्यू पे ख़रीदना किसी बुरी कंपनी के अंडर वैल्यूड शेयर खरीदने से कहीं बेहतर है। मतलब ज़रूरी नहीं हमेशा सस्ता ही अच्छा हो, आप सस्ते में रस्ते का माल भी उठाकर अपने घर पर लेकर जा सकते हैं। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी कंपनी का शेयर 50,000 रुपये का है या 50 रुपये का। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि उस शेयर का प्राइस कंपनी की वैल्यूएशन के हिसाब से कम है या ज़्यादा। इसलिए किसी भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करने से पहले उसके शेयर की फेयर वैल्यूएशन का पता होना बेहद ज़रूरी है। फेयर वैल्यूएशन निकालना एक बेहद पेचीदा काम ज़रूर है, लेकिन इंटरनेट पर बहुत सी वेबसाइट्स रेडीमेड डाटा सर्व करती हैं, इसलिए आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। या आप कमेंट्स में बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम शेयर्स की फेयर वैल्यूएशन कैसे निकालते हैं इस टॉपिक को डिटेल में कवर कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर 3, जो है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़। कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते टाइम एक और ज़रूरी चीज़ जो दिमाग में आती है वो ये कि आने वाले टाइम में ये प्रॉपर्टी कितने की हो जाएगी। जल्द एप्रिशिएट होने वाली प्रॉपर्टीज़ की तरफ हमारा रुझान हमेशा ज़्यादा रहता है। कुछ लोग लंबे समय के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से रिमोट एरियाज़ में भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। सपोज़ कीजिए आपको पता चलता है कि आपके शहर के आउटस्कर्ट्स में किसी जगह पर कोई बड़ा हॉस्पिटल या कॉलेज खुलने जा रहा है, तो आपके दिमाग में ये ज़रूर आएगा कि मैं उस जगह पर यदि इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो आने वाले टाइम में मेरे प्रॉपर्टी का प्राइस एप्रिसिएशन बेहतर ढंग से होगा। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अयोध्या में बनने वाला श्री राम मंदिर। अयोध्या में जिन लोगों ने इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर्टी में आज से कुछ साल पहले इन्वेस्ट किया था, उनकी प्रॉपर्टीज़ के प्राइसेस आज आसमान छू रहे हैं। बट ऑल इट रिक्वायर्स अ स्मार्ट डिसीजन।
शेयर मार्केट के नज़रिए से अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें, सिर्फ सरकार की पॉलिसीज़ पे नज़र रखने भर से काम चल सकता है। जिस सेक्टर के प्रति गवर्नमेंट का इंटरेस्ट ज़्यादा होता है उसके लिए बजट एलोकेशन या फिर डिस्काउंटेड स्कीम्स का अनाउंसमेंट किया जाता है। इसका मतलब है कि सरकार अब उस सेक्टर को बूस्ट करना चाहती है। यहीं से जन्म होता है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ का। जैसे भारत में आईटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का स्टार्टिंग से इंटरेस्ट देखने को मिला और इसका असर ये हुआ कि आज भारत में आईटी की अलग ही पहचान बन रही है, या फिर कहें कि भारत आईटी में अपनी अलग पहचान बना रहा है। इसके अलावा गवर्नमेंट की पीएलआई स्कीम के अंतर्गत भी एप्पल जैसे बड़ी कंपनी ने भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित किए। भारत सरकार का मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट लगातार अपार संभावनाओं को जन्म दे रहा है। ज़रूरत है तो सिर्फ सही पहचान करके इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने की।